वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Hello everyone, welcome you all again to the Study for Civil Services। और जैसे कि आपको पता है कि नवंबर मंथ के वीकली करंट अफेयर्स हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही साथ एससीएस पर मंथली करंट अफेयर्स भी अपलोड हो चुका है। तो अपनी प्रिपरेशंस में वीकली मंथली कंप्लीट करके उसको लिख लो। जैसे कि अब हमारा दिसंबर का महीना में स्टार्ट हो चुका है और उसके 1 वीक आज कंप्लीट भी हो चुका है। तो हम उसी के करंट अफेयर्स को वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के फर्स्ट वीक के क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। ये वाला हमारे ग्रुप से आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, इन नंबर्स पे कॉल करके हेल्प, इंफॉर्मेशन सब कुछ आप इजीली ले सकते हो। वही बेसिक बात है कि आप टेलीग्राम चैनल्स और वो सब ज्वाइन करके जो भी आपको हेल्प चाहिए कुछ भी है वो आप पूरी अवेलेबल करवा सकते हैं। देखते हैं भाई, सबसे पहला करंट अफेयर, जैसा कि आपको मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में बताया है, मैं हमेशा इम्पोर्टेंट डेज से स्टार्ट करती हूँ। तो इस महीने के इम्पोर्टेंट डेज में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डे है, वो है नागालैंड स्टेटहुड डे। अब ये नागालैंड स्टेटहुड का क्या मतलब है कि एक ऐसा डे जो कि उस दिन उसकी स्थापना हुई थी। तो 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड की स्थापना होती है, नागालैंड स्टेट की। नागालैंड जो पूरी एक स्टेट है, लैंडलॉक्ड है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है और इसकी कैपिटल है, वो कौन सी है? कैपिटल है इसकी कोहिमा। ठीक है, असल में ये आसाम का ही हिस्सा थी, लेकिन आसाम के साथ बहुत इश्यूज होने लग गए। आसाम ने अपनी स्टेट में एक एक्ट पास किया जिसका नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1961 में। तो नागालैंड के लोगों ने तो इसके ऊपर विरोध कर दिया कि हम लोग तो रेडी नहीं है कि असमीज को हम लोग अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज ले लें। अगर असमीज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी तो कल को एग्जामिनेशन भी सारे असमीज में होंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको असमीज लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, तो हमारी नागा लैंग्वेज तो मिसप्लेस हो जाएगी, कहीं कहीं लॉस्ट हो जाएगी, कहीं खो जाएगी। तो उसी में नागालैंड जो है यहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट किया। एंड दैट्स हाउ 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को स्टेट का दर्जा दिया जाता है, जिसकी अभी कैपिटल कोहिमा है। लेकिन उसकी लार्जेस्ट सिटी जो है वो कोहिमा नहीं है, और जरूरी नहीं है कि उस स्टेट की कैपिटल ही वहां की लार्जेस्ट सिटी हो, जरूरी नहीं है ऐसा। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल नागालैंड की अगर सिटी की मैं बात करूं तो वो है चोमोदिका दीमापुर। चोमो के दीमा, दीमापुर। तो ये प्लेसेस हैं, ट्विन सिटी कहा जाता है इनको। धानसिरी रिवर सुना है ना सबने, उसके किनारे बसे हुए हैं। धानसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, उसको जाके मिल जाती है। और पॉपुलेशन काफी कम है, कुछ ज्यादा खास पॉपुलेशन इनकी नहीं है। कई बार इसको स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, साथ ही साथ नागा सबसे यहाँ के फेमस है और इसका सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट सिंबल है जो हमें पता होना चाहिए। नागालैंड में ये, यहाँ पर मैं आपको ये फेस्टिवल के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पे फेस्टिवल में एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। खूब बढ़िया तरीके से यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। 1 दिसंबर को शुरू हो जाता है और 10 दिसंबर तक चलता है। तो जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक ये चल ही रहा है फेस्टिवल, क्योंकि मैं तो 7 तारीख को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो कई बार इसको फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार। ठीक है, नागालैंड के सारे लोग यहाँ पे मनाते हैं। ज्यादातर इसको कोहिमा में मनाया जाता है। कोहिमा की एक जगह है जिसका नाम है किसामा हेरिटेज विलेज, वहां पर मनाया जाता है। ठीक है, हॉर्नबिल पूरा कल्चरल फेस्टिवल है और एग्रीकल्चर में खूब ज्यादा ये लोग
मानते हैं पूरी तरीके से एग्रीकल्चर, क्योंकि सबसे ज्यादा डिपेंडेंट ही एग्रीकल्चर पे है। यहाँ पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होना, रेसलिंग, गेम्स, खूब मजे जो है प्रॉपर तरीके से फेस्टिवल में बहुत सुंदर तरीके से इसको पूरा सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। करीब अभी अभी ही न्यूज आई है कि 5 दिनों में जो बीत गए हैं उसमें करीब 80,000 लोगों ने इस हॉर्नबिल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है। तो बड़ी न्यूज में है ये चीज। तो मैं थोड़ा, नागालैंड की बात चल रही थी तो मैंने हॉर्नबिल को भी आपको इंक्लूड कर दिया। हॉर्नबिल क्या है? हॉर्नबिल एक नागालैंड में पाई जाने वाली बर्ड है। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा न्यूज में रहती है, स्पेशल है, उसके बारे में एक खास बात रहती है, इंडिया में काफी फेमस रहती है हॉर्नबिल। तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और बर्ड है, इसकी पिक्चर आप देखोगे भूटान, नेपाल, इंडिया में अच्छी खासी मिलती है। अरुणाचल और केरला की तो ये स्टेट बर्ड भी है। ठीक है, और इसका लेंथ वेंथ आपको नहीं पढ़नी। ठीक है, ये 30 से 50 साल के बीच में आराम से जी सकती है, ज्यादातर ये इस रीजन में मिलती है, तो ये पता होना चाहिए। नागालैंड में काफी बड़ा सिग्निफिकेंस है ना हॉर्नबिल फेस्टिवल का, इसलिए मैं बता रही हूँ इसके बारे में। पढ़ सकते हो। इस पूरे फेस्टिवल में हमारे जर्मनी, यूएस और कोलंबिया ऑफिशियली पार्टिसिपेट भी करते हैं। पार्टिसिपेट का मतलब है यहाँ पर स्पॉन्सरशिप जो होती है ना पूरी, वो ये देते हैं। तो सबसे पहला हमारा नागालैंड के बारे में चीजें थी। दूसरा हमारा इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे भी पूरा एक, आप यूं कह लीजिए, एक स्टोरी है। ये है स्टोरी। ऑपरेशन ट्राइडेंट को याद करते हुए हम लोग नेवी दिवस, भारतीय नौसेना दिवस को मनाते हैं। अब इसके पीछे का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब बहुत अच्छे से मनाया जाता है, पूरा शोकेस किए जाते हैं। और मैं पहले इसके पीछे की हिस्ट्री बता देती हूँ। असल में इंडिया पाकिस्तान का वॉर जब चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान वॉर कब से कब तक हुआ? इंडिया पाकिस्तान वॉर 3 दिसंबर 1971 से शुरू होके 16 दिसंबर 1971 तक चला। कितना दिन लंबा? 13 दिन लंबा, 13 डेज ये लंबा वॉर। इसी के बीच में इंडिया पाकिस्तान के 4 दिसंबर की डेट आती है जब क्या परफॉर्म किया जाता है? ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये ऑपरेशन ट्राइडेंट को याद करते हुए दिन मनाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है। असल में हुआ क्या था, इंडियन नेवी ने किया था ये, पाकिस्तान का जो पोर्ट है कराची, वहां पर जो है मिसाइल्स दागी गई थी। वहां पर पहली बार एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इंडिया को कोई लॉस नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने अपना कराची में स्टोरेज टैंक, कार्गो वेसल, डिस्ट्रॉयर, सब कुछ यहाँ पे तबाह हो गया, बहुत बैडली इंजर्ड हुए थे। ठीक है, और इसी के ऑपरेशन के 3 दिन बाद ऑपरेशन पाइथन भी किया गया था। ठीक है, तो ये वो अलग है, खैर ये वाला मेन है हमारे। ठीक है ना, ये हम लोगों को पता होना चाहिए, काफी ज्यादा ये न्यूज में रहता है। ठीक है, सो इस तरीके से अपने यहाँ पे कैजुअलिटीज कुछ नहीं हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी नेवी का मेन हेडक्वार्टर्स क्या है? कराची। और सब कुछ उनका कराची हार्बर पे बेस्ड है, मतलब हब है वहां का वो। अगर हमने वो डिस्ट्रॉय कर दिया कराची हार्बर ही, तो कराची हार्बर को डिस्ट्रॉय करते उनका पूरा का पूरा जो नौसेना है ना, वो वहीं तबाह हो जाएगी। तो बस यही किया था हम लोगों ने, इस तरीके पे अटैक किया, सक्सेसफुल हो गया। और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग नेवी डे को मनाते हैं। ठीक है ना, सो नेवी डे के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसकी सेलिब्रेशंस जो है वो की गई है। अच्छा, की कहाँ गई है इस बार की, ये भी मैं बता दूं। इस बार की जो पूरी सेलिब्रेशंस हैं वो की गई हैं सिंधु दुर्ग में। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई ये कौन सी नई जगह आ गई, हमने तो कभी सुना नहीं, कौन सी जगह है? तो देखो भाई, सिंधु दुर्ग एक जगह है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। काफी कम पॉपुलेशन रहती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग अच्छे से बहुत पोर्ट वगैरह बनाए रखे हैं। काफी कम पॉपुलेशन है इस रीजन में। ठीक है भाई।
तो इस तरीके से आपको ये पूरा पता होना चाहिए, ये भी आप पढ़ सकते हो। इस बार का जो हमारा नेवी डे मनाया गया है उसकी थीम क्या रखी गई है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। हिंदी में भी पढ़ सकते हो, समुद्री क्षेत्र में दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। इस तरीके से पूरा परफॉर्म किया गया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और भी डिफेंस की न्यूज देख लेते हैं यहाँ पर। हमारे आईएनएस विक्रम आदित्य और आईएनएस विक्रांत अब एक एक्सरसाइज के लिए तैयार है। एक्सरसाइज मिलान 2024 की एक्सरसाइज तैयारी चल रही है इसकी पूरी। कहाँ पे होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम, भारत में ही, जो कि क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट जगह है, मल्टीलैटरल है, बहुत सारी कंट्रीज मिलकर के आएंगे। और डेट डिसाइड हुई है 19 से 24 फरवरी 2024 में डिसाइड हो गया है। इंडियन नेवी इस पूरे को स्टार्ट करेगी मिलान एक्सरसाइज, ठीक है। इंडियन नेवी पूरा बाकी कंट्रीज को मिला करके हमारी जो G20 की थीम है वासुदेव कुटुंबकम के ऊपर ध्यान देते हुए बाकी कंट्रीज को इनवाइट करते हुए पहुंचेगी। और जब ये एक्सरसाइज हो जाएगी आई विल टेल यू कि क्या क्या होगा इसमें, ठीक है। अभी तक जो डिसाइड हुआ है वो ये हुआ है कि हमारी नेवल शिप विक्रमादित्य और एक विक्रांत ये पहुंचेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। अब और कौन कौन इसमें रहेंगे वो पता चलेगा। वैसे तो ये है अभी जो पता चल रहा है भाई कि जब पहले हुई थी 2022 में तब 40 कंट्रीज आई थी, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया। अब हो सकता है यही सेम दोबारा भी पार्टिसिपेट करे, ये चांसेस है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसका वेन्यू कौन होस्ट कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगला आता है हम लोगों का नेक्स्ट आर्टिकल जो कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के ऊपर है। अब देखो भाई है क्या कि अभी एक हाल फिलहाल में रिपोर्ट रिलीज की गई है जो कि वर्ल्ड की मलेरिया रिपोर्ट के ऊपर है। अभी ही रिलीज हुई है 2023 की, कि किस हिसाब से मलेरिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में कब्जा कर रहा है। तो अब इंडिया की रिपोर्ट में जो इन्होंने बताया हम वो देख लेते हैं, इंडिया के बारे में इन्होंने क्या बोला। अच्छा, ये रिलीज कौन करता है मैं ये भी बता दूं। इसको रिलीज करती है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग जानते हो। इन्होंने ये बोला है कि इंडिया में जो है केसेस जो है वो थोड़ी सी गिरावट है, ठीक है, गिरावट हमें देखने को मिले हैं, पहले से काफी कम है। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड में मलेरिया का बर्डन जो झेल रहे हैं, जिससे मलेरिया की वजह से जिस जगह पे मौतें ज्यादा हो रही हैं वो है अफ्रीका। बहुत पुअर कंट्री है। 94% केसेस तो यही अकेले हो जाते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। कोशिश तो पूरी है कि हम इसमें चेंजेस लेके आएंगे, एक्शन लेंगे, पर वही है ना कि बहुत समस्याएं हैं इसके ऊपर अभी भी, ठीक है। असल में जो ये पूरा होता है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ उसकी वजह से होता है, ठीक है। ये एक ब्लड में डिजीज हो जाता है, जान तक चली जाती है। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होते हैं ये। और उसमें एक होता है एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से ये होता है। एक वो हमारे उसमें काट जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी ब्लड में वो चीज एंटर हो जाती है बाइट करने के बाद। और वो पैरासाइट जो होता है वो हमारे लिवर, रेड ब्लड सेल्स में चला जाता है। वैसे देखो ये प्रिवेंटेबल है, इसको हम बिल्कुल बचा सकते हैं। इसमें हमें बुखार आना, पूरा शरीर दर्द हो जाना, सर दर्द होना, ठंड लगना, अजीब अजीब ऐसी चीजें होती हैं। और सबसे ज्यादा ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सरकार ने मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए लिए हैं। और रिपोर्ट भी ऐसा कह रही है कि ओवरव्यू अगर दें तो है काफी इम्प्रूवमेंट है। लेकिन इन्होंने ऐसा बोला है कि भाई जितने भी पूरे वर्ल्ड में केसेस होते हैं उसमें से मैक्सिमम केसेस जो हैं हमारे, मैक्सिमम मैं बात कर रही हूँ 4 कंट्रीज से आते हैं। नाइजीरिया 27% इन्होंने बताया WHO ने रिपोर्ट में। कॉन्गो, ये भी अफ्रीका की ही है, 12% यहाँ से आते हैं। युगांडा और मोजाम्बिक। मतलब कि ये चारों अफ्रीकन कंट्रीज सबसे ज्यादा सफर करती हैं इससे, इंडिया में कम हुए हैं, ठीक है।
और सिर्फ अगर मैं बात करूं इसका मतलब इसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, जैसे ये लिखा है मैंने, ये है चीज बेसिकली। ये है इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव्स जो कि यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए किए गए हैं। यहाँ पर इंडिया में जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं इससे जुड़े हुए वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है इनिशिएटिव नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। सबसे पहला एक इनिशिएटिव इंडिया की तरफ से 2016 से 2030 तक, जो कि टारगेट ये सेट कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सीधी लाइन से करंट अफेयर बन सकता है कि इंडिया में टारगेट क्या रखा गया है, 2027 तक बोला गया है। ऐसे ही नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन फॉर 5 इयर्स, ये भी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसमें भी रोड मैप तैयार किया है कि हम कितने डिस्ट्रिक्ट्स में से कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, 2017 में आया था। ऐसे एक और है ये वाला मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, मेरा इंडिया के नाम से, MERA इंडिया, जो कि ICMR ने स्टार्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट है मलेरिया कंट्रोल के लिए, ये तो बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है, ये इनिशिएटिव इंडिया की तरफ से रही है। वर्ल्ड में भी खूब इनिशिएटिव रहे हैं। जैसे वर्ल्ड के एक इनिशिएटिव का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, E2025, जो कि ये कहता है कि 25 कंट्रीज में बाय 2025 मलेरिया को एलिमिनेट कर देंगे। ये E25 है। ठीक है, ऐसे ही एक और आया था मलेरिया एलिमिनेशन इनिशिएटिव, जो कि बिल और मेलिंदा गेट्स ने स्टार्ट कराया था। अब तो खैर बिल और मेलिंदा ही सेपरेट हो गए हैं, है ना, इन्हीं का डिवोर्स हो गया, बिल गेट्स और मेलिंदा गेट्स का। खैर छोड़ो, पर्सनल लाइफ में हमको क्यों ही जाना किसी के, हमको क्या मतलब, हमसे अपनी पढ़ाई नहीं संभल रही है यार। इतना कुछ तो पढ़ने के, एक मलेरिया के बारे में बैठ के इतना पढ़ना पड़ रहा है, सोचो जरा। आधे बच्चे तो यही सोच रहे होंगे यार, कि मलेरिया के बारे में भी इतना पढ़ना पड़ेगा, कल को इससे भी क्वेश्चन इतने बन जाएंगे। वही है बस। चलो कोई नहीं, दुखों को साइड रख के पढ़ाई कर लेते हैं। तो भाई मलेरिया रिपोर्ट पढ़ के जाना, पूरी जो बता दी है। बाकी अब अगले आर्टिकल पे बढ़ देते हैं। गजराज सिस्टम, अभी हमारी रेलवे मिनिस्टर ने स्टार्ट किया है गजराज प्रणाली को। तो अब ये सिस्टम है क्या, गजराज सिस्टम? अब इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये सिस्टम एक्चुअली में कहता क्या है। तो देखिए, गजराज सिस्टम जो अभी AI के रूप में हमारे सामने आया है, AI टूल के रूप में है। ठीक है, रेलवेज ने स्टार्ट करा है ताकि हमारे जो भी एलिफेंट्स है, हमारे हाथी हैं, उनकी प्रोटेक्शन जो है वो की जा सके। अब पता है क्या होता है कि जो जितने भी हमारे हाथी हैं, वो एक रेलवे ट्रैक पर लंबे के लिए, लंबे लंबे से रेलवे ट्रैक पर रात को ट्रैवल करते हैं। हमको रात का अंधेरा है, पता ही नहीं चलता। तो इसमें क्या कर रहे हैं, 700 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, करीब 180 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें फील्ड एक्सपीरियंस में AI की मदद से, इसे कहते हैं इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। AI की मदद से हमें ये पता चल जाएगा कि किस रेलवे ट्रैक पे आसपास कोई एलिफेंट्स मूव कर रहा है, तो उसकी लोकेशन जो है स्टेशन मास्टर को, लोको पायलट्स को और कंट्रोल ट्रैफिक को भेज दिया जाएगी। सेंसर लगाए जाएंगे ताकि कोई भी वाइल्ड एनिमल आसपास है तो वो हमें पता चल जाए और उसकी प्रोटेक्शन की जाए, क्योंकि ट्रेन से कट के कईयों की ऐसी डेथ हो चुकी है। तो प्रोटेक्शन करने के लिए AI ड्रिवन इनिशिएटिव गजराज, गजराज का मतलब क्या होता है, हमारे हाथी। तो उन्हीं के बेस पर एक पूरा सिस्टम सेंसर के रूप में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और यही सिस्टम इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। गजराज सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है रेलवे ट्रैक्स पर बचाने के लिए, ताकि रिस्क ऑफ कोलिजन जो होता है ना, कि ट्रेन से किसी हाथी की या किसी भी और जानवर की डेथ हो गई, वो प्रिवेंट की जा सके। क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे ही अभी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइक्लोन हमें देखने को मिला है। साइक्लोन है मियाचुंग साइक्लोन। ये अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में चल रहा है, मियाचुंग साइक्लोन। अब ये साइक्लोन तमिलनाडु में देखा है, चेन्नई पूरा तबाह हो रहा है इसके ऊपर। 2 दिसंबर से शुरू हो गया था और स्टार्ट होके बहुत ज्यादा ही
आंध्र प्रदेश वगैरह पे पहुंच रहा है। तो इसकी स्पीड काफी ज्यादा देखी गई है, 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा इसकी स्पीड देखी गई है। ये नाम जो है, अभी तक इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये नाम म्यांमार ने दिया है, मिचुंग, मिचुआंग भी कह सकते हैं। और इसका मतलब जो है, बर्मा की लैंग्वेज में, बर्मीज लैंग्वेज में स्ट्रेंथ और रेजिलियंस होता है, वहां से ये शब्द आया है। ठीक है, इसे मिगजुम कहते हैं वो लोग, हम लोग इसको अपनी लैंग्वेज में मिचुआंग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पुडुचेरी और पूरे उस रीजन में ये फॉर्म हुआ है। तो नाम हमको पता होना चाहिए, सुपर साइक्लोनिक है, स्टॉर्म एक बहुत ही तूफान आंधी की तरह निकल के आया है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पूरे रीजन्स में, जबरदस्त आंधी की तरह निकल के आने लगा है। तो काफी एक, कह लो कि खतरनाक साइक्लोन के रूप में है ये। ठीक है भाई, याद कर लीजिएगा इसको भी, छोटा सा आर्टिकल, ज्यादा बड़ा नहीं है, इंफॉर्मेशन याद रखनी है आपको। अगला ऐसा ही एक और इंफॉर्मेशन है भाई, एक और की, मेरापी फिर से फट गया भाई। ये तो ऐसा है ना, जो इतना ज्यादा इरप्ट होता है, कितनी बार ही मैंने अपने करंट अफेयर्स में इसको कवर करा लिया, कितनी बार बता दिया। इंडोनेशिया तो फेमस ही इसके लिए, वहां पे इतने इरप्ट होते हैं ना, जैसे कि कुछ टाइम पहले हुआ था सीनाबंग, सिमीरू, अब हो गया मेरापी। कुछ हैं जो तो इरप्ट होते ही रहते हैं, और इनसे जुड़ा हुआ फिर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सीनाबंग, मेरापी, और सीनाबंग, मेरापी और सिमीरू, ये तीनों हैं इंडोनेशिया के, जो काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। ये एक तरीके से सक्रिय है ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो, इन्हें एक्टिव वॉल्केनो बोला जाता है। ऐसे ही इटली के हैं, जिसे कहते हैं माउंट एटना। ठीक है, माउंट एटना बहुत न्यूज में रहता है। ऐसे ही माउंट कैटोपैक्सी, माउंट कैटोपैक्सी कहाँ पे, यहाँ पर माउंट कैटोपैक्सी कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये है एक्वाडोर। एक्वाडोर कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। तो इस तरीके से ये कुछ एक्टिव वोल्केनोज हैं जो आपको याद करनी है। तो ये आप लोग लर्न कर लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे ये सारी चीजें। इनको पढ़ना, इनको लर्न करना। अभी हाल फिलहाल में आया है माउंट मेरापी। ठीक है, स्ट्राटो वोल्केनो है। स्ट्राटो का मतलब क्या है, होता है, कहीं पर भी स्ट्राटो वोल्केनो वर्ड होगा, इसका मतलब कि वो लेयर्स में इरप्ट हुआ है, कॉम्पोजिट लेयर्स में, लावा, मटीरियल, वोल्केनिक एश। तो मल्टीपल लेयर्स में जब कोई वोल्केनो इरप्ट होता है, दैट इज नोन एज स्ट्राटो वोल्केनो। ये एक्सप्लोसिव बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत विस्फोटक होते हैं, इनका फ्लो बहुत ज्यादा पायरोक्लास्टिक होता है। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं स्ट्रैटो वोल्केनो। कहाँ पर, इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में ये इरप्ट हुआ है। सुमात्रा एक इम्पोर्टेंट आइलैंड है, इंडोनेशिया का कैपिटल नहीं है वो, लेकिन एक इम्पोर्टेंट आइलैंड में काउंट किया जाता है। क्लियर हुआ, और वहीं पर ही बहुत से लोगों की जान भी चली गई। तो वही एक आर्टिकल आपको लर्न करना है। क्लियर है, चलो अगला देखो भाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, वर्ड ऑफ द ईयर्स। अभी हाल फिलहाल में कुछ वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो निकाले गए हैं। 3 डिक्शनरी के बताऊंगी मैं आपको, तीनों डिक्शनरी के आपको प्रॉपरली जो है वो लर्न करने हैं कि किस तरीके से वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, देखो भी, सबसे पहले तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर दिया रिज। रिज का मतलब, वो कुछ लोग इसको करिश्मा, स्टाइल, ठीक है, और फैशन, इससे जोड़ रही है। तो वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पर डिटरमाइन भी कुछ ऐसे किया जाता है, पोल के थ्रू किए जाते हैं, कुछ पोल्स वगैरह करा लो, उसके थ्रू निकालते हैं। ठीक है, तो वहीं से कुछ डिक्शनरीज के हिसाब से इसको निकाला जाता है। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिक्शनरीज आपको बता दूं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पढ़ के जाओगे। एक आपका, आपने पढ़ के जाना है मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी। तीसरा आप पढ़ के जाओगे कैम्ब्रिज डिक्शनरी, और हो सके तो कॉलिंस का भी पढ़ लेना। ये कुछ डिक्शनरीज के वर्ड्स हैं जो हमसे खूब खूब पूछे जाते हैं, dictionary.com भी देख सकते हैं। तो अभी इन्होंने अपने अलग अलग वर्ड ऑफ द ईयर निकाल दिए हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड ने बताया रिज, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने अपना वर्ड दे दिया है 2023 का। ठीक है, इन्होंने 2023 में क्या वर्ड दिया है, ऑथेंटिक।
ऐसे ही कैम्ब्रिज, इन्होंने भी अपना वर्ड दे दिया। सो व्हाट इज द वर्ड कैम्ब्रिज ने जो अपना दिया है? हैलुसिनेट। ठीक है, इस तरीके से काफी सारे वर्ड्स हमसे पूछे जा सकते हैं, मतलब जो जो पूछे जाएंगे बस उतना उतना ही पढ़ के जाइएगा। और कॉलिंस ने भी दिया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये वर्ड्स जो हैं अलग अलग डिक्शनरीज, अलग अलग वेबसाइट पे लोग जो विजिट करते हैं वहां के थ्रू इसको सिलेक्ट किया जाता है। वहीं से इनको देखा जाता है कि हम किस तरीके से वर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे देखती है। और क्राइटेरिया मैं अगर बात करूं, जरूरी नहीं है कि वर्ड डिक्शनरी में लिखा होगा, पर क्राइटेरिया इसमें काफी सारे और होते हैं। बहुत उसका अगर यूज है तो पहले तो उसको ले लेंगे। और जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं 30 से 40, उन 40 30 40 वर्ड्स में से किसी एक वर्ड को निकाले जाते हैं। ठीक है, और जो वोट्स ज्यादा मिलते हैं, आप सर्वे निकालते हैं, वोट्स जिसको ज्यादा मिलेंगे उसको यहाँ पर जो है वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया जाता है। तो 30 40 वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स को चूज करके निकालना। ठीक है ना, वर्ड्स ऑफ द ईयर याद कर लेना, किस किस डिक्शनरी ने कितना कितना बोला है, कौन से वर्ड्स गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगला आर्टिकल आता है कि नेपाल जो है पहली साउथ एशियन कंट्री बनी है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कंट्री बनी है, नेपाल बनी है। ठीक है, और उसके साथ ही क्या इंडिया में ही लीगलाइज है? नहीं, लेकिन नेपाल में इसको लीगलाइज लीगलाइज कर दिया है। नेपाल में अभी हाल फिलहाल में 29 नवंबर को ये रिजल्ट आया था उनका। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो अलग कुछ काम हुआ है, इससे भी हमसे सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर भी पहली बार कर दिया है। ठीक है, पढ़ लोगे इसको। अभी पता चला था माया गुरुंग ट्रांस वुमेन, सुरेंद्र पांडे गे, तो सेम सेक्स में उन्होंने यहाँ पर जो मैरिज करी है उसके लिए उनको यहाँ पर मतलब एक तरीके से अप्रूवल टाइप मिल गया है। ठीक है, ये है आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर बात करता है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की। काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का क्या मतलब है, आज के टाइम पे बहुत न्यूज में चल रहा है। असल में क्या है कि हमारा अभी अभी जो हमारा 26 नवंबर था संविधान दिवस, उस दिन द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पर ये दिन डेजिग्नेट करा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। उन्होंने बोला कि जैसे यूपीएससी है, एग्जाम कंडक्ट करती है, ऐसे ही एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी होनी चाहिए जो सिर्फ जुडिशरी के एग्जाम्स ले। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? वही मैंने क्वेश्चन पूछा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आर्टिकल 127 में ऐसा नहीं लिखा हुआ। आर्टिकल 127 नहीं, आर्टिकल 312 में ये लिखा हुआ है। मैं समझा देती हूँ आपको। संविधान के आर्टिकल 312 में प्रोविजन है टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, और ये ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने की पावर राज्यसभा के पास है। पहले बिल राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा इसको ऑथराइज करेगी, राज्यसभा इसको 2/3 की मेजोरिटी से बिल को पास करेगी। ठीक है, इसे हम स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत कहते हैं। उससे बिल पास होगा, तब जाके कोई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट हो सकती है। इसी प्रोसेस के तहत आर्टिकल 313 से 323 तक हमारी यूपीएससी को क्रिएट ऑलरेडी किया जा चुका है ना, यूपीएससी एसपीएससी। तो 312 में प्रावधान है कि ऐसा कर सकते हैं। अभी तक क्या है, जितने भी जुडिशरी के एग्जाम हैं वो स्टेट पीसीएस जे के नाम से लिए जा रहे हैं, स्टेट पीसीएस लेती है। अब अगर हम यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, तो जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज है, एडिशनल है, सबके लिए एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकेगी। ठीक है, वही चीज है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई गलत, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में आर्टिकल 127 लिख रहे हैं, 127 में तो ऐसा है ही नहीं ना, वो यहाँ पर 312 में लिखा है। इसको पास करने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होती है?
काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्य परिषद, ये कौन होती है? राज्यसभा। तो राज्यसभा इसको पास करेगी 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग से। पार्लियामेंट्री लॉ पास होगा, लोकसभा पास करेगी। इसके तहत ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को क्रिएट किया जा सकता है। समझे भाई सब इस बात को? ये है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी, सेकंड ठीक है, तो आंसर बी हो गया 2 ओनली। तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये थे हमारे इस पूरे वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आई होप सबको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। काफी सारी चीजें आपने आज नहीं पढ़ी, और अगर आपने इस लेक्चर से कुछ भी सीखा है तो शेयर करो, और शेयर करने से पहले कमेंट करो कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। कि कमेंट करते हो तो हमको भी एक पॉजिटिविटी मिलती है लेक्चर बनाने की, और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। आपको तो एक कमेंट करना अगर आपने सीखा है तो क्या बड़ी बात है आपके लिए। तो इसको कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, फ्री में वीडियोस मिल रही हैं आपको। तो सीख रहे हो तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप भी करिए, एक कमेंट करो, ताकि हमको भी एक पॉजिटिविटी आए, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, अपने ऐसी तैयारी करिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, दिसंबर महीने के सेकंड मंथ के करंट अफेयर, सेकंड वीक के करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।